हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, ईओएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका होस्ट, दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी है बढ़िया शानदार तरीके से चल रही, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम अपने चैप्टर द्वितीयक क्रियाएं हैं, इसका रिवीजन करने वाले हैं बढ़िया शानदार नोट्स के साथ। यानी मैंने इस चैप्टर के आप लोगों के लिए बढ़िया शानदार नोट्स है वो तैयार किए हैं। इसके अलावा बात करें अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, तो वो भी हम हल करने वाले हैं। और इसके अलावा बात करें अपने इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन कहां से पूछे जाने हैं आपकी एग्जाम 2026 में, तो वो भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो इसका मतलब क्लास आप लोगों के लिए बढ़िया शानदार इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या करना है सर? वो ये करना है कि आपको ये जो क्लास है बिल्कुल बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखनी है, ताकि इस चैप्टर से आप कोई क्वेश्चन है वो गलत ना कर सको। तो अपनी इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास की बात करें तो मैंने बता दिया क्या पढ़ने वाले हैं, द्वितीयक क्रियाएं पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स के आधार पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न जो दिमाग में आता है ना, सर द्वितीयक क्रियाएं पढ़ रहे हैं, नोट्स तो मैं आपके लिए तैयार कर रखे हैं, लेकिन सबसे पहला जो प्रश्न है कि सर ये द्वितीयक क्रियाएं क्या होता है ना। सबसे पहले इस प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। सर ये द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं? तो एक चैप्टर हमने पढ़ा है इससे पहले, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो, समझा हो तो, उस चैप्टर में मैंने आप लोगों को एक परिभाषा बताई थी, प्राथमिक क्रियाएं। यानी वो जो चैप्टर पढ़ा था ना अपन ने, हाँ सर याद तो आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो उसको भी देखना आप, है ना, फिर समझ में आ जाएगा। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है? देखो, प्राथमिक क्रियाएं जो हमें सीधे प्रकृति से सीधे मिलती है, प्राप्त होती है, वो हमारी प्राथमिक क्रियाएं होती है। वो तो मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया। अब द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है सर, है ना, वो बाकी तृतीयक चतुर्थक वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल बात करें द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है। देखो, एक सिंपल सी भाषा में मैं आप लोगों को बढ़िया एग्जांपल देके समझाता हूं कि द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है। जो हमें प्राथमिक क्रियाएं मिलती है ना, जो प्राथमिक क्रियाएं हम प्राप्त करते हैं, जो प्राथमिक क्रिया में जैसे कृषि है, पशुपालन है, ये सारे कुछ मैंने समझाया था वहां पे। तो वो जो हमें सीधे तौर पे मिलती है उनको हम क्या करते हैं, चेंज करके और बाद में उनसे अपन बाद में उनको काम में लेते हैं, तो उनको द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। एक ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आप लोगों को एक पशुपालन का बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूँ ना। एक बार इसके है ना उदाहरण दे रहा हूँ मैं, बाकी परिभाषा है वो अपन बातें कर लेते हैं। देखो, पशुपालन की बात करते हैं। पशुपालन अपना प्राथमिक क्रिया ही होता है। अब इनसे हमें क्या है, ये मान के चलो हमें दुग्ध उत्पादन मिलता है, दुग्ध मिलता है, दूध मिलता है इनसे। अब अपन क्या करते हैं, कि दूध को अगर अपन सीधे तौर पे काम में ले रहे हैं, दूध को अपन सीधे तौर पे काम में ले रहे हैं, तो ये जो दूध है ना, ये हमारी हो गई प्राथमिक क्रियाएं, है ना। क्या हो गई सर? प्राथमिक क्रियाएं हो गई। अब ये प्राथमिक क्रियाएं जो मैंने बता दिया यहाँ पे, तो सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? ये इसलिए पढ़ा रहा हूं, आपने इस दूध का पनीर बना लिया भाई। क्या बना लिया? दूध का पनीर बना लिया आप लोगों ने। अब ये जो दूध का पनीर बनाया है, इसका मतलब अपन ने क्या कर दिया, जो द्वितीय क्रियाएं है ना, द्वितीयक क्रियाएं, वो द्वितीयक काम कर लिया। यानी प्राथमिक क्रियाओं से जब आप उसको परिष्कृत करके, उसको मतलब चेंज करके दूसरा रूप धारण करवा देते हो और उसको काम में लेते हो, वो आपकी द्वितीयक क्रियाएं होती हैं। अब आ गया होगा समझ में? अब देखो, ये तो मेरा समझाने का तरीका था भाई आप लोगों को कि इस तरीके से होती है। प्राथमिक क्रियाओं को परिष्कृत करके, उसको शुद्ध रूप करके, उसका रूप चेंज करके जब काम में लेते हैं, तो दूध से हमने क्या बना लिया? पनीर बना लिया सर। अब दूध से जब हमने पनीर बना लिया है, तो ये हमारी क्या हो गई? ये द्वितीयक क्रियाएं हो गई। और पनीर हम बाजार में बेचते भी हैं, बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, तो ये हमारी द्वितीयक क्रियाएं हुई कि नहीं हुई? अब आया गया समझ में? बिल्कुल। अब देखो, ये तो द्वितीयक क्रियाएं जो थी ना, ये तो मैंने आप लोगों को जो कंफ्यूजन चल रहा था वो दूर कर दिया। अब बात करते हैं अपने नोट्स के आधार पे, है ना, शानदार तरीके से जो नोट्स है ना उसके साथ अपन बात करते चलते हैं, बढ़िया तरीके से बात करेंगे। देखो, सबसे पहले द्वितीयक गतिविधियां, मैंने यहाँ पे गतिविधियां लिखा तो अरे सर आपने तो यहाँ पे गतिविधि लिख दिया। अरे आप क्या क्या करते हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ। गतिविधियां और क्रियाएं एक ही होती है, इसका मतलब जो एक्टिविटीज होती है अपनी, क्या होती है रे? एक्टिविटीज होती है, उन्हीं को अपन क्रियाएं और गतिविधियां कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अब देखो, नोट्स समझाते हैं आपको बढ़िया शानदार तरीके से। वे क्रियाएं जिनके द्वारा प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुएं,
प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुएं, जैसे मैंने यहाँ पे दूध लिखा था ना, दुग्ध लिख देता हूँ भाई, शुद्ध रूप है ना, दुग्ध होता है। क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को परिवर्तित कर उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है, उन्हें द्वितीय की क्रियाएं कहते हैं। आसान सी परिभाषा है, दूध से हमने क्या बना लिया, दूध से हमने पनीर बना लिया। सर पनीर की सब्जी खाएंगे, मटर पनीर की, शाही पनीर की, मुंह में पानी आ रहा है? हाँ, नहीं पानी नहीं आना है, अभी केवल दिमाग में पढ़ाई आनी है। यह परिभाषा याद रह जाएगी? हाँ सर बिल्कुल। द्वितीय गतिविधियां कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करके प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ाती है। ये द्वितीय क्रियाओं की विशेषता है, ध्यान से समझ लेना। अब दूध हम 50 रुपए किलो खरीदते हैं, दूध 50 रुपए केजी तो खरीदते हैं, पनीर जाते हैं तो 300 रुपए केजी हो जाता है। तो मूल्य का जो वस्तु है उसका मूल्य बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। अरे मूल्य कहने का मतलब है, एक सीधी सी बात बता देता हूं मैं, है ना। आप क्या करते हो कि मुझे तो मान रहे हो दूध, और आप जो आप प्राइवेट पैसे दे के देते हो ना उसको मानते हो आप पनीर, लेकिन आपको पता नहीं है गुणवान जो चीज है वो दूध ही होता है। लेकिन अपन क्या है, पैसे के लालच में उसका पनीर बना देते हैं और उसके ज्यादा पैसे देते हैं। चिंता मत करो, आगे समझाने वाला हूं। तो ये याद रखना है, द्वितीय की क्रियाएं क्या करती हैं, वो आपके प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुओं का मूल्य बढ़ाती है। नेक्स्ट क्या है, वे विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है अपने पास जो खनन से संबंधित है, इसके अलावा अपने जो मकान वगैरह बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, वो विनिर्माण होता है। प्रसंस्करण और निर्माण। प्रसंस्करण का मतलब होता है शुद्ध रूप बनाना, जैसे पनीर से, दूध से पनीर बना रहे हैं ना, ये निर्माण। बुनियादी ढांचे। बुनियादी ढांचे का मतलब जैसे अपन घर बना रहे हैं, उसकी नींव रख रहे हैं, वो होता है। उद्योगों से संबंधित है। समझ में आई बात? ये किससे संबंधित है? विनिर्माण से, प्रसंस्करण से। प्रसंस्करण का मतलब ये दूध से पनीर होता है, और निर्माण का मतलब जो घर वगैरह निर्माण करते हैं यही होता है। तो अब ये अपने पास है जो द्वितीय गतिविधियां हैं, ये समझ में आई होगी? हाँ आई। तो चलो आगे चलते हैं। आगे चले तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विनिर्माण। क्या? द्वितीय की गतिविधियां जो होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उसमें सबसे पहले हम शामिल करते हैं विनिर्माण। क्या होता है भाई? विनिर्माण। अब देखो मैं आप लोगों को अर्थ भी समझाऊंगा। देखो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। विनिर्माण का मतलब हाथ से बनाना। यह मूलतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूर के बाजारों में बेचने के लिए उच्च मूल्य के तैयार माल में बदलना शामिल है। यानी कहने का मतलब है हाथ से अपन कुछ चीज बनाते हैं, उसको बदलते हैं और मूल्यवान बना देते हैं। स्थानीय, दूसरे मतलब है अपने पास दूरस्थ। एक सीधी सी बात बता देता हूं, ये मान के चलो हम किसी गांव में रहते हैं, अब हमें क्या चाहिए कि गांव से सामान लिया और शहर आपके पास लगता है, सिक्कर शहर लगता है, मान के चलो आपको सिक्कर सामग्री भेजनी है, तो आप क्या करोगे? आप उसका मूल्य उसको चेंज करोगे, उसको पैक करोगे, उसके बाद में उसको कहाँ लेके जाओगे? सिक्कर लेके जाओगे। बस वही बात है। द्वितीय क्रियाएं मुख्य रूप से विनिर्माण की क्रियाएं होती हैं। विनिर्माण का मतलब जिनको अपन चेंज करते हैं, जिनको अपन बदलते हैं। विनिर्माण का अर्थ होता है कच्चे माल को परिवर्तित करके उपयोगी वस्तुएं बनाना, है ना। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, विनिर्माण में क्या क्या शामिल होता है। आसान शब्दों में समझे तो विनिर्माण का अर्थ होता है उत्पादन करना, यानी सारी बातें बता रहा हूं मैं, है ना। इसके बाद इस उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और वस्तु के उपयोग में वृद्धि होती है। सबसे बढ़िया बात है, सीधी सी बात है, कोई विनिर्माण से पूछ ले, विनिर्माण से पूछ ले विनिर्माण क्या है, आपको इतनी सी लिख देना है। मैं गारंटी लेता हूं इन नोट्स में कोई गलती नहीं आएगी, बिल्कुल। ये अपने पास 3 अंक का हो सकता है, 2 अंक का हो सकता है, तो कुछ नहीं गलती आएगी, है ना। मैं पढ़ाता ही ऐसे हो रहा है। उदाहरण की बात करें, उदाहरण देके समझाओ अगले को क्या कह रहा है। उदाहरण, प्राथमिक क्रिया में प्राप्त लोहे के अत्यधिक उपयोग नहीं हो सकते, परंतु इनसे इस्पात स्टील में परिवर्तित करके कई कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। अब सीधी सी बात करें, ये मान के चलो हम लोहा निकाल रहे हैं अपनी पृथ्वी से। अब लोहा निकाले तो सीधा लोहा तो कोई काम नहीं आता है, फिर उसको स्टील में परिवर्तित करते हैं, और स्टील में परिवर्तित करके उसके देखो कितने बर्तन बना देते हैं। सारा काम जो होता है वो स्टील का बना देते हैं। वो लोहे से ही तो बनता है ना, स्टील वगैरह जो बनते। तो ये सीधा सा एग्जांपल आप ये दे सकते हो। इसका मतलब है इसमें आपसे कोई समस्या नहीं आने वाली। विनिर्माण का मतलब यही होता है, यानी सीधी सी बात है, हाथ से काम करना जो होता है। आधुनिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण की विशेषता क्या होती है भाई? सबसे पहले विनिर्माण की विशेषता, जो विनिर्माण क्या है ये तो आ गया होगा समझ में। लेकिन अगर बात करें बड़े क्षेत्र पे, जहां पे अपने पास उद्योग चल रहा है अपना ना, जहां पे अपने पास मतलब बड़े स्तर का कारखाना लगा दिया भाई, है ना। जैसे टाटा स्टील है, टाटा कंपनी है ना, अपने रतन टाटा जी ने तो बहुत कुछ किया है। हाँ,
तो कौशल उत्पाद के तरीकों का विशेषज्ञता, यानी सबसे पहले बात करें तो कौशल और उत्पादन के तरीकों का या की विशेषज्ञता है ना, की विशेषता या विशेषज्ञता मैं बता देता हूँ। देखो कौशल और उत्पादन क्या होता है, कौशल होता है स्किल्स, है ना। मैं एक बात बताता हूँ आपको स्किल्स के बारे में और उत्पादन के बारे में। ये स्किल्स क्या होते हैं, चलो मैं एक सीधी सी बात बता देता हूँ। बच्चा है, एक कागज होता है, कागज से एक जहाज बनाता है। एक छोटा बच्चा वो भी जहाज बनाता है और एक बड़ा बच्चा वो भी जहाज बनाता है। दोनों में अंतर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब छोटा बच्चा बनाएगा वो बाकी टेढ़ी कैसी भी बना देगा, लेकिन जो बड़ा बच्चा वो बिल्कुल साफ सुथरी हवा में उड़ने वाली बनाएगा। तो वो बात कौशल का अंतर होता है, वही कुशलता। कौशल का मतलब कुशलता, योग्यता, जिसको अपन कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं, योग्यता कह सकते हैं, ये होती है। अब इसकी विशेषता क्या, देखो बड़े पैमाने पर उत्पादन में प्रत्येक श्रमिक द्वारा बार बार केवल एक ही कार्य करके बड़ी मात्रा में मानकीकृत भागों का उत्पादन शामिल होता है, जिससे उत्पादन की लागत कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब है, एक बात बताओ भाई, एक बड़ा कारखाना है, बहुत ही बड़ा कारखाना है। अब उसमें अपने पास क्या है, तुरंत फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, लोग एक ही काम किए जा रहे हैं। तो अब अपने पास क्या है, वहाँ पे तुरंत काम जल्दी भी होगा और वस्तुएं बढ़ जाएगी। और सीधी सी बात है, अर्थशास्त्र का एक नियम कहता है कि जितनी ज़्यादा वस्तुएं होंगी कीमत उतनी ही कम होगी। तो वही बात ये बता रहा है। अब देखो उद्योगों की बात करें तो उद्योगों में क्या होता है, मशीनीकरण। सर मशीनीकरण क्या होता है? मशीनीकरण का मतलब होता है मशीनों का उपयोग। क्या होता है? मशीनों का उपयोग। अब अपने पास अगर बात करें, अपने पास पहले गांधी जी के ज़माने की बात करें तो वो चरखा काटते थे, कपड़ा बनाते थे, याद है क्या, चरखा काटते थे, सूत बुनते थे, ये सारा होता था। उसके बाद में फैक्ट्रियाँ आई और फैक्ट्री आने के बाद में कपड़े ऐसे कैसे बनने लगे। पहले तो कलाकार थे भी अपने पास। वही बात है, यह उन गैजेट्स को संदर्भित करता है। गैजेट्स मतलब जो अपने पास संसाधन होते हैं, जैसे मार्कर है मेरे पास, तो ये भी अपने पास संसाधन ही करता है, जो कार्य को पूरा करते हैं। स्वचालन, स्वचालन का मतलब होता है अपने आप बटन दबाया चालू। जैसे मैंने यहाँ पे फैन कुछ, अरे मैं यहाँ पे नहीं है, बटन दबाऊंगा पंखा चालू हो जाएगा, है ना। बस वही स्वचालन होता है। मानव सोच की सहायता के बिना, मानव सोच की सहायता के बिना बटन दबाया लाइट जल गई, बटन दबाया ऐसी चालू हो गई, बटन दबाया ऐसी बंद हो गई। तो मानव कहाँ सोचता है बटन दबाया चालू हो गई? मानव ये नहीं सोच रहा चालू क्यों हो रही है, ये क्यों का जवाब जो है वो मेरे पास उत्तर है। हाँ, मशीनीकरण का उन्नत रूप है। क्या है? मशीनी रूप का उन्नत है। और आजकल तो एक सबसे बड़ी समस्या चल रही है एआई। सर एआई, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तकनीकी नवाचार की बात करते हैं थोड़ी सी। ये तकनीकी नवाचार क्या है? तकनीकी नवाचार वही है जो मैं एआई बोल रहा हूँ। यानी तकनीकी इतनी आ गई है, तकनीकी इतनी आ गई है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। सोच पे अपन जोर ही नहीं दे रहे हैं। और जब आदमी सोच पे यानी अपनी थिंकिंग पे जोर देना कम कर देता है, उसका दिमाग कम हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या मैं बता देता हूँ एआई के बारे में। अब मुझे कुछ चाहिए भाई, है ना, मुझे ये चाहिए कि मुझे ना ये नोट्स तैयार करने हैं, कैसे तैयार करूँ? आप एआई को एक कमांड दो कि मुझे इसके नोट्स पढ़ाने हैं, कैसे पढ़ाऊँ मैं? तो आपको सारी डिटेल देता है ये। तो फिर है ना, तो वो होती है अपने पे अनुसंधान और विकास रणनीति के माध्यम से गुणवत्ता। गुणवत्ता में मतलब अपने पास जैसे मार्कर है अच्छी क्वालिटी का है तो वही। हाँ, गुणवत्ता नियंत्रण, अपशिष्ट को खत्म करने और प्रदूषण से निपटने की दक्षता के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी कहने का मतलब तकनीकी नवाचार यही कह रहा है आजकल। इसका बढ़िया एग्जांपल मैं बता देता हूँ। इसका बढ़िया एग्जांपल है सीमेंट फैक्ट्री में पहले अपने पास जो पॉल्यूशन कम करने के लिए उपकरण है वो नहीं लगते थे, तो धुआं से कैसे निकलता था, पूरा गांव धुआं धुआं हो जाता था जिस गांव में वो फैक्ट्री होती थी। लेकिन अभी अपने पास फैक्ट्रियां क्या होती हैं, अपने पास पॉल्यूशन कम करने के लिए जो धुआं है, धुआं अवशोषित करने वाला यंत्र है वो लगाते हैं, इसलिए धुआं का पता भी नहीं चलता है। वही रूप इसमें आता है। तो ध्यान में रख लेना भाई, क्या आधुनिक बड़े पैमाने पे या कोई पूछे प्रश्न, मैं देखो साथ में आप लोगों को प्रश्न बताते चलता हूं। आधुनिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण की विशेषताएं क्या होती है? सर प्रश्न ठेठे बना दिया। हाँ, बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को जोर आता है। विशेषताएं क्या होती है तो नीचे मैंने बता दिया है, प्रश्न भी बना दिया है, समझा भी दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं संगठनात्मक संरचना और स्थिरीकरण आधुनिक विनिर्माण की विशेषता, है ना।
क्या है, विनिर्माण का ही काम चल रहा है भाई, विनिर्माण के बारे में पढ़ रहे हैं। संगठनात्मक संरचना, संगठनात्मक संरचना का मतलब होता है उसका निर्माण, उसके मतलब कैसा होना चाहिए कि यहाँ पे ये लगा देना चाहिए, यहाँ पे ये लगा देना चाहिए। जब आप घर बनाते हो, घर में क्या करते हो, सर यहाँ पे से तो किचन बना लेते हैं, यहाँ पे अपन अपना रूम बना लेते हैं, यहाँ पे एक रूम स्टोर रूम हो जाता है, यहाँ पे अपने पास चौक हो जाता है। सर आपने तो पैर बना दिया, घर थोड़ी बना रहे हो। अरे तो मैं तो थाना समझा रहे तो हूँ। क्या है, संगठनात्मक संरचना और स्तरीकरण आधुनिक विनिर्माण की विशेषता क्या होती है। प्रश्न आ जाए 2 नंबर का तो आपके सामने है भाई, आपके सामने लिखा हुआ है। तो बस आपको करना क्या है, ये 2 अंक का आ जाए तो ये लिख देना। इसमें मैं डिटेल भी बताऊंगा ना, ऐसे थोड़ी ना है, आपको सुननी है डिटेल। क्या एक जटिल मशीन प्रौद्योगिकी है भाई, क्या है, संगठनात्मक की बात करें, संगठनात्मक संरचना की बात करें, ये मान के चलो एक बड़े स्तर पे आपको सीमेंट फैक्ट्री लगानी है। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है, जहाँ से सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हो वहाँ नीचे से आपको चूना पत्थर निकालना होता है, तो वो मिट्टी कहाँ पे डालोगे, सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है। जैसे किसी गांव में फैक्ट्री लगती है तो वहाँ से जो मिट्टी निकलती है ना, वो मिट्टी इतनी अथाह होती है कि पहाड़ खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है एक जटिल मशीन प्रौद्योगिकी है भाई, सबसे बड़ी संगठन। अगर उसके अपने पास संरचना की बात करें तो सबसे पहले तो होता है उसका मशीनीकरण कैसे किया जाए भाई। मशीनें जो होती है बहुत महंगी होती है। कम प्रयास और कम लागत से अधिक माल का उत्पादन करने के लिए अत्यधिक विशेषता और श्रम विभाजन होता है। संरचना की बात करें, देखो कम प्रयास होता है। मैं बता देता हूँ, बढ़िया एग्जांपल देता हूँ इसका, तो शानदार एग्जांपल बताता हूँ। सीमेंट फैक्ट्री बन गई, लगकर तैयार हो गई। अब आपको क्या लगता है, सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण करने में हमें जहां पर 10,000 लोगों की आवश्यकता होती है, वहीं जब सीमेंट बनना शुरू हो जाती है तो हमें केवल 5,000 लोगों की आवश्यकता रहती है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि बाद में जो 5,000 लोग हैं ना, उनका काम वो मशीनें करने लगती है, मशीनों में डाला और वो आगे से तैयार, पैक और बस चलो, इतना ही काम होता है। आपको पता है ये बात, है ना। इसके बाद है विशाल पूंजी, ये बहुत बड़ी बात है भाई, विशाल पूंजी चाहिए भाई। संगठनात्मक एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र अगर स्थापित कर रहे हो तो एक सीमेंट फैक्ट्री को स्थापित करने में कम से कम 500 करोड़ रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 500 करोड़। तो मान के चलो सर, सपने में भी नहीं सोच सकते। अरे हम नहीं सोचते, गवर्नमेंट का काम होता है। बड़े संगठन होते हैं, बिल्कुल होता है, बड़ा संगठन होता है, इसका सरकार के अधीन होता है भाई, सरकार संभालती है इसको। तो बड़े संगठन में आप अगर अपनी तरफ से बात लिखना चाहो, ये मान के चलो ये 4 नंबर का आ गया कि आपको संगठनात्मक संरचना और स्तरीकरण पर आधुनिक विनिर्माण की विशेषताएं क्या होती है, तो आपको ये लिखना एक जटिल मशीन प्रौद्योगिकी है। इसके आगे क्या लिखोगे कि इसमें ना ये आपको मशीन है, ये स्थापित कैसे की जाए, मशीनों की लागत है वो बहुत अधिक होती है, तो ये जटिल प्रक्रिया हो जाती है। पॉइंट हो गया तैयार आपका। ये आपने इसमें पॉइंट तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। विशाल पूंजी, इसमें बहुत ज्यादा पूंजी लगती है, बड़े बड़े उद्योगपति है वही स्थापित कर सकते हैं, है ना, ये हो सकता है। बड़े संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बड़े होते हैं, सरकार है उनको संभालती है। इसके अलावा कार्यकारी नौकरशाही, नौकरशाही का मतलब वही होता है सरकारी अधिकारीगण जो होते हैं वो नौकरशाही में आते हैं। आगे बात नेक्स्ट अपने पास आगे की बात करें तो क्या असमान भौगोलिक वितरण। अब सीधी सी बात, ये सबसे बड़ी समस्या आती है भाई विनिर्माण में। क्या है? असमान भौगोलिक वितरण होता है। भौगोलिक वितरण बहुत ही अपना असमान है। अगर मैं बात करूं अपने भारत के बारे में तो असमान वितरण है भाई अपने पास। मान के चलो ये अपने पास क्या भारत है ना, और ये भारत है। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो इसमें तो अपने पास रेगिस्तान है। क्या है भाई? रेगिस्तान है। और यहाँ पे अपने पास कच्ची जो काली मिट्टी है वो वाला क्षेत्र है, यानी उपजाऊ मिट्टी है इस क्षेत्र में। तो फिर समस्या आ गई, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र है। तो अलग अलग क्षेत्र है भाई। तो ये अपने पास भौगोलिक जो अपने पास जो प्रणाली है ना, ये अलग अलग आती है भाई इसमें, है ना। तो ये थोड़ी सी वितरण। आधुनिक विनिर्माण केंद्र विश्व के 10% भूभाग पर फैले हुए हैं। यानी कहने का मतलब आधुनिक जो विनिर्माण है ना, अपनी जो बात चल रही है उसके बात करें तो 10% से भी कम है भाई, है ना, 10% से कम। प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है भाई, खालिस्तान आ जाए कि आधुनिक विनिर्माण के केंद्र विश्व के, यहाँ पे आ गया डैश डॉट और भूभाग पर फैले हैं, तो आपको ऐसे करना है 10%, यानी 10% से भी कम क्षेत्र पर फैले हैं भूभाग। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अपना जो भौगोलिक अपना जो विश्व है ना बहुत बड़ा है, लेकिन इसके 10% क्षेत्र पर ही, इससे भी कम क्षेत्र पर भी आपके जो क्या है भौगोलिक पर फैले हुए हैं, ये राष्ट्र आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र भी। बिल्कुल
ये सीधी सी बात है। जो देश जितना संगठन या अपने पास क्या भौगोलिक वितरण पे आधुनिक निर्माण का केंद्र जहां पर अधिक होगा, वो देश उतना ही शक्तिशाली होगा, उतना ही विकसित होगा। सबसे बड़ी बात अमेरिका की मान के चलो, चीन की मान के चलो। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता उद्योगों को, ये उद्योगों को है भाई, है ना, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे बड़ी बात अब आती है भाई, इंपॉर्टेंट बिंदु है, अभी बता देता हूं उद्योगों के बारे में। और ये जो चैप्टर आपके 4, 5, 6 और 7 और 8, ये चैप्टर आपके पास 18 नंबर के आने वाले हैं। कितने नंबर के? 18 अंक जो है वो आने वाले हैं। इसका मतलब बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ना, तो ये ध्यान में रख लेना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं भाई? देखो बहुत से कारक होते हैं, बड़े होते हैं, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं, है ना, क्या है। सबसे पहले बात आती है बाजार तक पहुंच जो होती है, ये प्रभाव अपने पास उद्योगों को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है। क्यों है? अब बाजार तक पहुंच क्या होती है सर? सबसे पहले तो ये बताओ, बाजार तक यानी बाजार वो स्थान होता है, मार्केट वो स्थान होता है जहां से हम हर प्रकार की वस्तुएं खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। उस स्थान को अपन बाजार कहते हैं। अब ये बाजार, ये मान के चलो अपन ये अपना एक क्षेत्र है और यहां से अपने कोई वस्तु निर्माण कर ली, और यहां से अगर बाजार की वस्तु है लगभग 100 किलोमीटर, तो बताओ किस काम का? बहुत महंगा पड़ गया फिर तो वो। तो यही अपने पास क्या है आता है इसमें। देखो इसमें मैं समझाता हूं क्या है। देखो बाजार का अर्थ है ऐसे लोग जिनकी इन वस्तुओं की मांग है और उन जिनके पास क्रय शक्ति खरीदने की क्षमता भी है। गांव और कस्बे छोटे बाजार प्रदान करते हैं, जबकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोपीय देशों को उच्च क्रय शक्ति जैसे विकसित देश है वो दक्षिणी पूर्व एशिया, दक्षिणी एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्र बड़े वैश्विक बाजार प्रदान करते हैं। देखो मैं सीधी सी बात बताऊं, अगर भाषा थोड़ी सी समझ में नहीं आई तो गांव जो होता है वो गांव खेती करता है। अब वहां से अपने पास कृषि है, वो मंडी है, कृषि मंडी, वो भी बाजार ही एक तरीके का। कृषि मंडी जब अपन ले जाते हैं, अगर वो दूर हो तो अपनी समस्या सबसे बड़ी हो जाती है कि वहां तक सामान जाएगा। ये मान के चलो 12 घंटे में अगर नहीं पहुंच पाते तो सब्जियां तो खराब हो जाती है। अगर दूर होगा तो समस्या है। तो वही बात ये बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो विकसित देश होते हैं वो बड़े क्षेत्र में, अब एक बात और समझा देता हूं, ये मान के चलो अमेरिका है। अब अमेरिका क्या करता है, ये मान के चलो बाजार बड़े विस्तृत उपलब्ध करवाता है। किसके लिए? जो अपने पास एशिया के घनी आबादी, अब एशिया के घनी आबादी क्षेत्र मैंने समझाया था मैप में भी, है ना, मैप में भी समझाया था आप लोगों को, तो वो देख लेना। तो वहां पर अपने उनके लिए बढ़िया बाजार है भाई। घनी आबादी मतलब उत्पादन ज़्यादा, तो बेचेंगे कहाँ पे? बेचेंगे तो जाना पड़ेगा अमेरिका। तो ये बड़े बाजार उपलब्ध करवाते हैं ऐसे देश। तो ये हो जाता है अपने पास बाजार से संबंधित। कच्चे माल तक पहुंच, दूसरा पॉइंट ये प्रभावित करता है भाई, कच्चे माल तक पहुंच। क्या है? देखो औद्योगिक कच्चा माल सस्ता और परिवहन में आसान होना चाहिए। सही बात है, सीधी सी बात है। कच्चा माल मतलब ऐसा है, ये मान के चलो आपके पास, आप कहीं कृषि के लिए, कृषि से संबंधित समझा देता हूं। कच्चा माल तो दूसरे तरीके से समझाता हूं। आपको घर का निर्माण करना है। अब घर का निर्माण करोगे तो आपको सीमेंट भी चाहिए, आपको बजरी भी चाहिए, आपको पत्थर भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। अब आप उसको लेने के लिए अगर 100 किलोमीटर दूर से मंगवाओगे तो महंगा तो पड़ेगा ही। तो ये कह रहा है कि वो है ना अपने पास से पास होना चाहिए, सस्ता और परिवहन में आसान होना चाहिए कि भाई हाँ सस्ता यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से तुरंत आ जाए अपने पास, कि अपने को 1 घंटे में घर पहुँच जाए, काम शुरू हो जाए। वही तो चाहिए। तो वही बता रहा है ये। सस्ते, भारी, स्थूल और वजन कम करने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट आदि स्रोत के पास स्थित होते हैं। ये सीधी सी बात है भाई, जाहिर सी बात है। ये मान के चलो मैंने लोहा कारखाना बनाया भाई, जहां से लोहा निकलता है, लोहे के सामान बनते हैं। अब कच्चा लोहा जहां से निकलता है उसके पास अगर क्षेत्र होगा, अपना कारखाना होगा, तो ही तो फायदेमंद होगा। अब ये मान के चलो हम भारत के इस कोने में हैं और यहाँ पे अपन ने कारखाना स्थापित कर लिया, यहाँ पे लोहा निकल रहा है, तो यहाँ से पहुंचेगा कब? आपूर्ति नहीं होगी। तो यही कह रहा है कि सस्ता वो जो पास होना चाहिए। नाशवान कच्चे माल जैसे चीनी का उत्पादन और उपयोग करने वाले उद्योग कृषि उत्पादों के कच्चे माल के पास स्थित होते हैं। सीधी सी बात है। चीनी कहाँ पर बनती है? ये मान के चलो यहाँ पे अपने पास यूपी की बात करते हैं, अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अपने पास चीनी की सबसे बड़ी मिल है, भारत की सबसे बड़ी मिल है। अब यूपी की बात करें तो यहाँ पे अपने पास क्या है? यहाँ पे चीनी की मिलें हैं, तो यहाँ पे अपने पास गन्ने का उत्पादन भी तो होना चाहिए ना। गन्ने का उत्पादन होगा तभी तो बनेगी ना चीनी।
अब तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, अब यहाँ पे अगर अपने पास जो गन्ना का उत्पादन है वो यूपी में नहीं होकर दूर होता, तो आपको क्या लगता है यूपी में अपने पास चीनी की चीनी की जो फैक्ट्री वो लग सकती थी? नहीं लग सकती थी। क्यों? क्योंकि फिर गन्ना उनके पास आते आते, ये मान के चलो गन्ना तुरंत नहीं पहुंचा तो गन्ना तो सूख जाता है। अब गन्ना सूख जाएगा तो रस कहां से निकलेगा? वही बात ये समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ध्यान में रख लेना, ये आ सकता है आप लोगों के पास 3 अंक का आने की संभावना होती है। ये कितने हो गए? बाजार तक पहुंच, कच्चे माल तक पहुंच, और उसके बाद में बात करते हैं बिजली आपूर्ति तक पहुंच। आजकल सारा काम बिजली पे आधारित है भाई। अगर बिजली की उपलब्धता कम हो जाती है तो कोई भी कारखाना नहीं काम करने वाला है, सीधी सी बात है, कोई दो राय नहीं है। सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, देखो पहले कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था, बिल्कुल था भाई। कोयले से अपन क्या करते थे? सारा उत्पादन करते थे, है ना, कोयले से जलाकर उससे अपने पास बिजली का उत्पादन होता था, कोयला आधारित बिजली भी बनती थी, है? लेकिन अब क्या है देखो, लेकिन आज जल विद्युत और पेट्रोलियम भी ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अधिक बिजली की आवश्यकता वाले उद्योग जैसे एल्यूमिनियम उद्योग बिजली के स्रोत के पास स्थित होते हैं या स्थित होने चाहिए, ये होते हैं। एल्यूमिनियम के जो काम होता है, एल्यूमिनियम मतलब जानते हो क्या है? एल्यूमिनियम जो होता है उससे अपने पास जो खिड़कियां वगैरह बनती हैं। अब एल्यूमिनियम का कारखाना लगा और वहां पे बिजली की उपलब्धता ही नहीं रहेगी तो वो काम कैसे करेगा? क्यों? सारा काम बिजली से होता है एल्यूमिनियम का। तो यही कह रहा है कि ये बिजली के स्रोत के पास स्थित होनी चाहिए। श्रम आपूर्ति तक पहुंच, ये प्रश्न वही है भाई, क्या उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक इंपॉर्टेंट बता दिए हैं मैंने। हाँ, श्रम आपूर्ति तक पहुंच। श्रम आपूर्ति तक पहुंच का मतलब होता है वहां पे श्रम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनकी उपस्थिति होना जरूरी है। अब ये मैंने लगा दिया रेगिस्तान में, वहां पे कार्मिक जो कर्मचारी वो कहां से प्राप्त होगा? तो क्या है, कुछ प्रकार के विनिर्माण कौशल के लिए कुशल श्रम की आवश्यकता, श्रम का मतलब यहाँ से श्रमिक से लिया गया है ना, आवश्यकता होती है। हालांकि बढ़ते मशीनीकरण, स्वचालन और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लचीलेपन ने उद्योगों की श्रम पर निर्भरता कम कर दी है, ये बात सही है भाई, कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? अगर आदमी अपने पास है स्वचालन में, तो देखो अभी अपने पास एलन मस्क का एक इंटरव्यू हुआ था, अगर आप लोगों ने सुना है तो, उसने कहा था आने वाले 50 वर्षों में इंसान की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, इंसान आलसी हो जाएगा, इंसान बैठकर खाने लगेगा। और अगर इंसान बैठकर खाने लग गया तो रुपए की कद्र है, डॉलर की कद्र है, यानी जो मुद्रा है उसकी कद्र न के बराबर रह जाएगी। क्योंकि आदमी काम करता तभी रुपए की कद्र करता है, बिना काम की कद्र नहीं होती है। हाँ, परिवहन और संचार की सुविधाओं तक पहुंच, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, परिवहन होना चाहिए, संचार होना चाहिए। संचार, परिवहन तो मतलब यहाँ से वहां तक ले जा सकता है, संचार का मतलब होता है अपने पास से। अरे मैंने एक बात बताऊं, जैसे अपने थार के मरुस्थल में अपन ने फैक्ट्री स्थापित कर दी, वहां पे नेटवर्क ही नहीं आता, हालो हालो करते रह जाएंगे, तो वो होता संचार। संचार, फोन किया, हाँ हेलो, तुरंत बात, हाँ ऑर्डर चाहिए, तुरंत नोट किया, चलो ऑर्डर रवाना, वो होता है संचार। तो ये भी होना चाहिए। कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचने और तैयार उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने के लिए तेज और कुशल परिवहन सुविधा उद्योगों के लिए विकास के लिए आवश्यक है। परिवहन में सुधार से विनिर्माण क्षेत्र में एकीकृत आर्थिक और क्षेत्रीय विशेषज्ञता को बढ़ावा मिला है। सूचना के आदान प्रदान और प्रबंधन के लिए संचार भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है, संचार, परिवहन तो चाहिए ही चाहिए, परिवहन तो क्या है सर, चाहिए ही, लेकिन संचार भी होना जरूरी है। कैसे होना जरूरी है? आपने एक फैक्ट्री स्थापित कर रखी है और आपके पास फोन नहीं लगा, वहां पे फैक्ट्री में फोन उठाया, हाँ कहाँ मालिक, वहां पे इतने ऑर्डर चाहिए, तुरंत भेजो। तो अगर आपके पास संचार नहीं है और वही पुराने वाला जमाना आ जाए कि लेटर भेजेंगे, फिर लेटर मिलेगा और फिर वो अपने पास तो वो लेटर तो अपने पास 7 दिन बाद में पहुंचेगा, महीने बाद में पहुंचेगा, पहले तो ऐसे ही होता था, है ना। तो वो अपने पास 7 दिन बाद में पहुंचे, 7 दिन बाद में वो रिप्लाई करे तो फिर वो तो 14 दिन हो गए, माल चाहिए आज, तो फिर वो यही बात होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो क्या है, हाँ सरकारी नीति। सरकारी नीति भी बढ़िया होता है भाई। सरकारी नीति क्या होती है? देखो सरकार जो चाहे ना वो काम करवा सकती है किसी भी उद्योगपति से, सीधी सी बात यह है। अगर सरकार चाहे तो वो उसे रोक सकती है, सरकार चाहे तो नीति बनाना जरूरी है। देखो सरकारें संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय नीतियां अपनाती है। अगर ये नहीं अपनाएगी, ये मान के चलो, मैं एक बात बता देता हूँ, सीधी सी बात, अपना राजस्थान देख लो, है ना, अपना ये राजस्थान है। सर आप चौकोरी क्यों बनाते हो? क्योंकि अपना राजस्थान ऐसा ही है और अपना भारत वैसा ही है। अब राजस्थान के इस भाग की बात कर लेता हूं मैं, इस क्षेत्र की, तो ये तो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल फैला हुआ है। अब रेगिस्तान में अगर अपन स्थापित नहीं करेंगे,
रेगिस्तान में अगर फैक्ट्री वगैरह कारखाने वगैरह नहीं लगाएंगे तो सीधी सी बात है इसका विकास कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगा देती है सरकार तो इस पे यहाँ पे इसका मतलब यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि लोग आएंगे वहाँ पे काम करने के लिए, लोग आएंगे तो विकास होगा, विकास होगा तो फिर लोगों की वहाँ पे गुणवत्ता बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी तो लोग अपना विकास कर लेंगे। ये बात होती है। तो सरकार चाहे तो उनको क्या चाहिए कि वो अपने पास पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करे। नेक्स्ट है हाँ, समूह अर्थव्यवस्थाओं उद्योगों के बीच संबंधों तक पहुंच। यह समूह अर्थव्यवस्था क्या हो, अर्थव्यवस्थाएं क्या होती है। अर्थव्यवस्था मतलब धन की व्यवस्था के बारे में होता है, सीधी सी बात है। उद्योगों के बीच संबंधों तक पहुंच, उद्योगों के बीच संबंधों का मतलब क्या होता है, एक उद्योग से दूसरा उद्योग संबंधित है तो ये पास में होना चाहिए, उनका संबंध अच्छा होना चाहिए, है ना। तो वो बता रहा है, देखो अब मैं बता देता हूँ इसका। इन लाभों को समूह अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बचत विभिन्न उद्योगों के बीच मौजूद संबंधों से प्राप्त होती है, सीधी सी बात है भाई। यानी कहने का मतलब है उद्योगों के बीच में संबंध स्थापित कैसे हैं। गन्ने और चीनी में कितना अपने पास समानता है भाई, बिल्कुल गन्ने पे आधारित चीनी है। दोनों उद्योग अलग अलग होते हैं, ये अपने पास कृषि में होता है, ये फैक्ट्री में होता है, तो फिर दोनों एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं, ये बता रहा है भाई। अब बात करते हैं, देखो ये तो अपने पास क्या आ गई भाई, ध्यान से समझ लेना, रे बाद में कहोगे आप लोग क्या है। हाँ, ये प्रश्न जो मैंने बताया था 3 या 4 नंबर का वो आ सकता है, इसके मैंने बता दिए हैं। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है कौन कौन सी कैटेगरी में रख सकते हैं, कौन कौन से विनिर्माण होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आकार के आधार पर उद्योग। इसका मतलब था आकार कैसा, यानी मध्यम है, बड़ा है, विस्तृत है, वैसे। तो इसकी मैं बात कर लेते हैं, ये ध्यान से समझ लेना भाई। निवेशित पूंजी की मात्रा, नियोजित श्रमिकों की संख्या, उत्पादन की मात्रा उद्योग के आकार का निर्धारण करती है। यानी कहने का मतलब है एक तो मैंने 1,000 रुपये में शुरू कर लिया है ना, एक मैंने 10,000 में शुरू करा है, एक मैंने 1 लाख में शुरू करा है, और एक मैंने 1 करोड़ में शुरू करा है। तो बस जिसमें पैसे ज्यादा होंगे भाई वो अपने पास उद्योग भी उतना ही बड़ा होगा। तो यही बात यहाँ पे समझा रहा है। तदनुसार उद्योगों को घरेलू या कुटीर, ये घरेलू और कुटीर एक ही बात है, लघु स्तरीय और बड़े स्तरीय में वर्गीकृत किया जा सकता है। 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है। कौन सी 3? घरेलू या कुटीर, लघु और वृत्त। इनको अपन वृत्त भी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, वृत्त उद्योग भी बोलते हैं। तो 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट बात है घरेलू या कुटीर विनिर्माण की बात करते हैं। ये क्या होते हैं सर, इसके बारे में देखो बात करते हैं। ये विशेषता तो मैंने बता रखी है यहाँ पे। देखो सबसे पहले बात करें, सबसे छोटी विनिर्माण की इकाई होती है। यानी कहने का मतलब है ये सबसे छोटी, घरेलू क्यों बोलते हैं इसको, सबसे पहली बात तो ये समझाना जरूरी है आपको। घरेलू इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इन इकाइयों का, इन उद्योगों को अपन अपने घर पे भी स्थापित कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, एक सीधी सी बात बताऊं आप लोगों को, तो आपको रस्सी बनाना होता है। पहले आप लोगों ने अपने बुजुर्गों को देखा होगा रस्सी बनाते हुए, है ना, वो एक ऐसे बांध लेते थे, उसको घुमाते थे। इसके अलावा बात करें धागे निर्माण की बात करें तो वो अपने ये इतने छोटे होते हैं कि हम इसे घर पर भी स्थापित कर सकते हैं। तो इसलिए अपन इसको घरेलू उद्योग बोलते हैं। इसकी नेक्स्ट विशेषता क्या है, नेक्स्ट है स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, कच्चे माल का उत्पादन ये करता है स्थानीय। जैसे मैं कहूँ कपास, कपास की बात करें तो कपास से क्या होता है, रुई बनाई जाती है, धागे बनाए जाते हैं, इनसे यही काम किया जाता है। तो अब ये जो कपास है ये घरेलू तो होता है, स्थानीय होता है, यहाँ से उगाया और यहीं से लेकर घर पे काम कर लेते हैं इनको, वो होता है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है तैयार उत्पाद उसी घर में उपभोग के लिए, स्थानीय ग्रामीण बाजारों में बिक्री के लिए या वस्तु विनिमय के लिए हो सकते हैं। सीधी सी बात है। अगर हम बात कर रहे हैं कि इतना अपने पास घरेलू उद्योगों की बात सीधी सी है कि हम क्या करते हैं, अपने पास रस्सी बनाते हैं, रस्सी हम अपने घर के काम के लिए काम में ले लेते हैं, या हम चाहते हैं कि भाई बाजार में भी बेचाएं, तो छोटा सा गाँव है बाजार में बेच दो भाई, बस इतना सा ही तो काम है। नेक्स्ट बात करें अपने परिवार के सदस्यों या अंशकालिक श्रमिकों की मदद से अपने घरों में रोजमर्रा की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए सरल उपकरण है। सीधी सी बात है, मतलब कहने का मतलब अपने परिवार के सदस्यों को शामिल कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा आंशिक तौर पे, आंशिक तौर का मतलब कभी कभी अपने पास बाहर से कोई मजदूर बुला लेते हैं, श्रमिक बुला लेते हैं, उनसे काम करवा लेते हैं, बस इतना सही है भाई। यानी नहीं तो आपके घर के जो सदस्य हैं बस वो काम कर लेते हैं और अपना काम बन जाता है इसमें। नेक्स्ट बात करें उत्पादों में खाद्य पदार्थ की बात करें, कपड़े, जूते, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी और पत्थर से बनी ईंटें शामिल है। बिल्कुल सीधी सी बात है। अब देखो मिट्टी के बर्तनों की बात करें तो जैसे मटका है, अपने पास सुराही वगैरह है, ये होते हैं ना, कलश वगैरह होते हैं, दीपक वगैरह होते हैं।
अब ये कुम्हार जब बनाता है तो वो अपने घर पे स्थापित कर लेता है, ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है, बस मिट्टी होती है, मिट्टी लेता है, अपने पास स्थानीय क्षेत्रों में मिट्टी मिल जाती है और घर पे बनाता रहता है। अब उसमें आवश्यकता कब पड़ती है, अपने घर के सदस्य बहुत होते हैं और बाहर से कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है, बड़े स्तर पे थोड़ा सा काम करना भी, ज़्यादा फिर अपने पास क्या माल ज़्यादा पहुंचाना है तो बाहर से बुला सकते हैं, बस इतना से काम है। अगर बात करें कपड़े के बारे में, मैंने कपास का उदाहरण दिया था इसमें, तो ये सीधी सी बहुत ही सरल है। तो कोई पूछे घरेलू उद्योग या अपने पास कुटीर निर्माण की विशेषताएं क्या होती है, तो विशेषताएं ये रही भाई आपके पास। अब मुझे प्रश्न बनाने की आवश्यकता कहाँ पे है, प्रश्न नहीं बनाऊंगा मैं। बात करते देखो नेक्स्ट, लघु पैमाने पर विनिर्माण, यानी ना तो उसे अपन छोटा घरेलू कह सकते हैं ना व्रत कह सकते हैं, ऐसे कौन से होते हैं तो वो बात कर लेते हैं। आमतौर पर स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करें, यानी किया जाता है या करते हैं, बस ये बात मैंने यहाँ पे करे लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जो भाषा बनती है। सरल शक्ति चालित मशीनें होती है, सरल यानी कहने का मतलब इतनी जटिल मशीनें नहीं होती है कि बड़े स्तर पर, बड़ी मशीनें भी नहीं चाहिए कि बस अपने पास सीमेंट फैक्ट्री में चाहिए, बस मध्यम स्तर की फैक्ट्री होती है, मध्यम स्तर मतलब ज़्यादा बड़ी मशीनें नहीं होती है। अर्ध कुशल श्रमिक भी चलते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि बड़ा पढ़ा लिखा श्रमिक ही हो, पढ़े लिखे मतलब जैसे बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ वो होते हैं। इसमें अपने पास ऐसे अर्ध कुशल भी चल जाता है, जिसको अपन मजदूर कहते हैं, उसकी बात है। रोजगार उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सीधी सी बात है, रोजगार लाएगा, अपने एक शहर है, छोटा सा कस्बा है, वहां पे हो जाएगा। स्थानीय क्रय शक्ति को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। नेक्स्ट, भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील आदि देशों में श्रम प्रधान लघु पैमाने पर विनिर्माण विकसित किया है, यानी कहने का मतलब है भारत, चीन, यानी जहाँ की आबादी घनी है, यानी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, आबादी वाले देशों में रहे, आबादी वाले देशों ने क्या किया भाई, ऐसे उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। क्यों दिया है, इसका मुख्य कारण है हमारा जो देश है, अपन भारत की बात करते हैं, वहाँ पे 70% जनसंख्या है वो ग्रामीण है भाई। अब ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे अपने पास शिक्षा कम होती है, उद्योग कम होते हैं, तो ऐसे स्तर पे क्या होते हैं, बड़े पैमाने के तो विस्तार हो नहीं सकता। कुटीर उद्योग आप लोगों को मैंने बता दिया, केवल छोटा सा अपने पास कम सामग्री बनती है, तो फिर मध्यम स्तर के होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, वो होते हैं। अब हाँ, ये अपने पास इसकी विशेषता हो गई है भाई, प्रश्न इससे संबंधित आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं बड़े पैमाने पे। अब देखो बात करते हैं व्रत की, है ना। व्रत उद्योगों की बात करें तो इसमें क्या आता है, देखो इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। एक बड़ा बाजार यानी विदेशों में बाजार, अमेरिका, चीन, जापान, वहाँ पे बाहर से विभिन्न कच्चे माल, बाहर से मतलब विदेशों से बाहर से कच्चा माल आता है, जैसे अपने ऑस्ट्रेलिया से आता है ना एल्यूमिनियम वगैरह से, अपने कौन सी धातु आती है, यानी जो धातु अपने यहाँ पे नहीं होती उनको बाहर से मंगवाया जाता है। इसके अलावा विशाल ऊर्जा संसाधन, बहुत ही वृहत स्तर पे ऊर्जा चाहिए भाई, इसको बिजली चाहिए। ये देखो कुशल श्रमिक चाहिए भाई, कुशल श्रमिक होना जरूरी है बड़े कारखानों में, ये भी जरूरी है। उन्नत प्रौद्योगिकी का मतलब होता है उच्च किस्म की प्रौद्योगिकी होना जरूरी है। असेंबली लाइन, बड़े पैमाने पे उत्पादन, यानी कहने का मतलब बड़े पैमाने पे बहुत ही असेंबल किया जाता है, बहुत ही यानी विस्तृत पूरे देश में उसको भेजा जाता है, वो होता है। बड़ा पूंजी निवेश होता है भाई, बड़ा पूंजी निवेश का मतलब बहुत ही, जैसे 1000 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, सर बातों में ही ठीक लगते हैं, लेकिन उद्योगपतियों के पास है भाई, हमारे पास ही तो नहीं है। बाद में बात करें बड़े पैमाने पर विनिर्माण प्रणाली के आधार पर दुनिया के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को दो व्यापक प्रकारों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात यानी कहने का मतलब बड़े उद्योगों को भी अपन दो तरीके से बांट सकते हैं। कौन कौन से, पारंपरिक बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र जो कुछ अधिक विकसित देशों में घनीभूत रूप से स्थित है, एक तो ये होता है। उच्च प्रौद्योगिकी वाले पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र जो कम विकसित देशों पे फैल गए हैं, ये अपन इनको अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब वृत्ति उद्योगों की विशेषता कोई पूछे तो आपको ये बता देनी है, ये आपका प्रश्न हो जाता है। बात करते देखो नेक्स्ट, इनपुट कच्चे माल पे आधारित उद्योग। अब देखो सबसे पहले अपन ने बात करा था ना कि वो आकार के आधार पे था ना उद्योग का प्रकार, आकार के आधार पे तो पढ़े हैं अभी 3 उद्योग। अब बात करते हैं कच्चे माल पे आधारित, इनपुट का मतलब कच्चे माल से लिया जाता है, कच्चे माल पे आधारित उद्योग आता है। अब ये देखते हैं, प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। क्या कृषि आधारित उद्योग होता है, बिल्कुल। उसके बाद बात करें खनिज आधारित होता है, रसायन आधारित होता है, वन आधारित होता है और पशु आधारित होता है। यानी कहने का मतलब कच्चे माल की बात करें तो हम 5
भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कोई पूछे अपने पास कच्चे माल आधारित उद्योग को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो 5 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बस छोटी सी बात है, याद रखना। सबसे पहले पढ़ते हैं कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं। सीधी सी बात है, प्राथमिक क्षेत्र जो अपना कृषि है, मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा है, उसमें देख लेना। हाँ, कृषि प्रसंस्करण में खेत और फार्म से कच्चे माल को ग्रामीण और शहरी बाजारों के लिए तैयार उत्पादों में बदलना शामिल है। इन उत्पादों में चीनी है, अचार है, फलों के रस है, मसाले हैं, रबर है आदि है। बिल्कुल सीधी सी बात है, चीनी मैंने बता दिया, ये सारी कृषि से। ये कृषि से क्यों है? क्योंकि हम गन्ने से प्राप्त करते हैं, अचार अपने पास आम से प्राप्त करते हैं, फलों के रस यानी आम का रस है, संतरे का रस है, ये भी मसाले कृषि से प्राप्त होते हैं। ये सारी चीजें अपने पास क्या है? रबर। आप कहोगे सर रबर भी क्या? बिल्कुल, अपने पास एक पौधा होता है जिसका दूध निकलता है, उससे रबर तैयार होता है। तो ये सारे अपने पास कृषि आधारित होते हैं। खाद्य प्रसंस्करण में बात करें तो देखो इसमें डिब्बाबंदी। सर डिब्बाबंदी क्या होती है? सामान तैयार किया, डब्बे में पैक किया। सीधी सी बात है। अचार की बात कर लेते हैं, अचार तैयार किया, डब्बे में पैक किया, बाजार पहुंचाया, बस इतना सा काम। क्रीम उत्पादन, क्रीम उत्पादन का मतलब भी वही होता है। फल प्रसंस्करण, फलों से रस बनाना, वो होता है। और कन्फेक्शनरी शामिल आदि होता है। तो ये सारे आपके पास क्या हो जाते हैं? इसमें कृषि आधारित उद्योग में शामिल होते हैं। ये उसकी विशेषता है। देखो ये ध्यान से सुन लेना, कोई पूछे कृषि आधारित उद्योग में तो ये दोनों बातें लिखनी है, और ये 1 अंक का आएगा, शायद आ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट, खनिज आधारित उद्योग। अब ये खनिज आधारित क्या होते हैं? जो उद्योग अपने खनिजों पे निर्भर करता है। खनिज कहाँ से प्राप्त होते हैं? खनिज हमें अपने धरातल से प्राप्त होता है, अपनी धरती से प्राप्त होता है। खनन कार्य जिसमें अपन कहते हैं, खनिजों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करें, किया जाता है, करते हैं, ये ध्यान में रख लेना। यहाँ पे आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। कुछ उद्योग लोहा धातु खनिजों का उपयोग करते हैं, जिनमें लोहा सबसे पहले होता है, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। लेकिन कुछ गैर लोहा धातु का उपयोग करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, तांबा है, आभूषण उद्योग है। ये सारा अपने पास क्या खनिज उद्योगों में आता है। कई उद्योग गैर धातु खनिजों के उपयोग करते हैं, जैसे सीमेंट। बिल्कुल, ये भी अपने पास खनिजों में आता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, धात्विक और अधात्विक में आते हैं ये दोनों खनिज। तो बात करते हैं नेक्स्ट आता है रसायन आधारित उद्योग। अब रसायन मतलब जिसमें अपने पास केमिकल क्रिया करके तैयार करते हैं, यानी रासायनिक क्रियाओं से तैयार। देखो प्राकृतिक रासायनिक खनिजों का उपयोग करें, उदाहरण के लिए खनिज तेल, पेट्रोलियम, ये इसी में आता है। रासायनिक क्रिया का प्रयोग लकड़ी और कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होता है, उदाहरण के लिए सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक आदि इसमें शामिल होता है रासायनिक आधार पे। वन आधारित कच्चे माल का उपयोग उद्योगों द्वारा कैसे होता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। उद्योग जो लकड़ी, बांस, घास आदि जैसे वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, ये इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। पशु आधारित उद्योग वे उद्योग जो पशु उत्पादों जैसे चमड़ा है, ऊनी वस्त्र है, हाथी दांत आदि का उपयोग करके करते हैं। तो ये सारी बातें आ जाती है आपकी कहाँ, किस में आ जाती है भाई? हाँ, इसमें आ जाती है कृषि आधारित उद्योगों में। समझ में आ गई होगी। इनपुट कच्चे माल पे आधारित, और इसको 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 5 भागों में मैंने समझा दिया है, ये रही आपके पास। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आता है उत्पादन, उत्पाद पर आधारित उद्योग। उत्पादन या उत्पाद पर आधारित उद्योग, यानी अपने पास कोई तो होता है जो कम उत्पादन करता है, कोई उससे ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा करता है, वो उत्पादन होता है। तो इसमें भी क्या समझाऊं? बुनियादी उद्योग वे हैं जिनके उत्पादों का उपयोग अन्य उद्योगों द्वारा कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग मशीनी उपकरण उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है। सीधी सी बात है, लोहा जो होता है उससे हमारी गाड़ियां बनती है, उनको लोहा भेजा जाता है। इसके अलावा कोई मशीन बनती है, वो लोहे से बनती है। तो यानी कहने का मतलब ये कच्चे माल का काम करता है। लोहा और इस्पात उद्योग उपकरण है, कच्चे माल की आपूर्ति करता है। सीधी सी बात है। लोहा कच्चा माल मानते हैं, क्यों मानते हैं? जब उसकी गाड़ी बनाई जाती है, कच्चा माल क्या होता है? लोहा होता है। तो यही बात। उपभोक्ता वस्तु उद्योग क्या होता है भाई? देखो यहां से यह हटा देना, तैयार उत्पाद, यानी कहने का मतलब है तैयार उत्पाद जिनका उपभोग सीधे ग्राहकों द्वारा किया जाता है, जैसे बिस्किट, टीवी, वस्त्र आदि। ये होता है। बिस्किट तैयार किया, सीधा उपभोग करते हैं, यही तो होता है। टीवी आया, लाया, देखे, बस ये एक तो काम होता है। तो वस्त्र खरीदार, पहना, ये होता है सीधा उपभोग करना। ये स्वामित्व के आधार पर बात करें, स्वामित्व के आधार पर मतलब जैसे कोई सरकारी है, कोई प्राइवेट है, ये होता है। तो देखो सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है? देखो सरकार के स्वामित्व और प्रबंधन में होता है ये काम। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के जो कारखाने हैं उनके लिए कोई पूछे किसके अधीन होते हैं? सरकार के अधीन होते हैं, सरकारी होते हैं। भारत में कई सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरण जैसे पीएसयू थे,
निजी क्षेत्र की, अब ये हाँ ये थे भाई। इसके बाद निजी क्षेत्र की बात करें, व्यक्तिगत, जैसे मैंने स्थापित कर लिया तो वो मेरा निजी हो गया। व्यक्तिगत निवेशकों के स्वामित्व और प्रबंधन में होते हैं, सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त क्षेत्र जिसमें सरकार और दोनों लगते हैं भाई। देखो इस संयुक्त स्टॉक कंपनियों द्वारा या कभी कभी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किए जाते हैं। तो अब देखो ये मैंने ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो बात करते हैं पारंपरिक बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र कौन से होते हैं। परंपरागत यानी जो परंपराओं से चले आ रहे हैं ना पुराने जमाने से। देखो बात करते हैं, यह कोयला क्षेत्रों के पास भारी उद्योगों पर आधारित है। और धातु प्रगलन, धातु प्रगलन का मतलब धातु को पिघलाना, जैसे लोहे को पिघलाना होता है, पिघलाकर उसको आकार प्रकार देना होता है। भारी इंजीनियरिंग, या भारी इंजीनियरिंग का मतलब बड़े बड़ी मशीनें, जेसीबी देख लो, बड़े वाली बस जेसीबी, उसका निर्माण कैसे होगा, तो उसी ऐसी प्रकार से होगा। वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं, ये क्षेत्र आते हैं भाई, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। इनकी विशेषताएं क्या होती है ये बता देता हूं। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का उच्च उत्पादन अनुपात आता है भाई, बिल्कुल सीधी बात है। खराब सेवाओं के साथ उच्च घनत्व वाले आवास भी आते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई। अनाकर्षक वातावरण, उदाहरण के लिए प्रदूषण, कचरे के ढेर आदि। जहां पे फैक्ट्री लगी है वहां पे कचरा ही कचरा होना है, पॉल्यूशन होना है, इनकी बात है ये सबसे। बेरोजगारी, पलायन और कारखानों के बंद होने की समस्याएं होती है। अभी मान के चलो 10,000 लोग सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अचानक क्या हुआ, सीमेंट फैक्ट्री में काम बंद हो गया, वो 10,000 लोग सीधा पलायन कर जाएंगे, जाएंगे ही नहीं जाएंगे, सीधे जाएंगे बिल्कुल। तो ये हो जाता है, ये समस्या आती है। नेक्स्ट है रूहर कोयला क्षेत्र जर्मनी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, जो क्षेत्र बताए जाते हैं ना कि वो कौन से हैं भाई। तो कोयला क्षेत्र की बात करें तो रूहर, ये इसको रूर भी बोलते हैं भाई, रूर क्षेत्र है ना, रूर है क्षेत्र। तो रूहर क्षेत्र कोयला जर्मनी, ये यूरोप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक था, है ना, सीधी सी बात। लेकिन मांग के में गिरावट के साथ उद्योग सिकुड़ने लगा। लोहा समाप्त हो जाने के बाद ये भी आयातित अयस्क पर निर्भर रहता है, रहने लगा भाई। तो ये अपनी पास कमी आ गई। ये क्षेत्र जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन में 80% के लिए जिम्मेदार है। ये सीधी सी बात है, बड़ा क्षेत्र है, इसका मतलब रूल। औद्योगिक संरचना में परिवर्तन के कारण कुछ क्षेत्रों का क्षय हुआ तथा औद्योगिक अपशिष्ट और प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हुई है। ये सीधी सी बात है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। रूहर की भविष्य की समृद्धि विशाल ओपल कार असेंबली प्लांट, नए रासायनिक संयंत्रों और विश्वविद्यालयों जैसे नए उद्योगों पर आधारित है। शहर के बाहर शॉपिंग सेंटर उभरे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया रूहर परिदृश्य सामने आया है। ये इसकी रूहर कोयला क्षेत्र की विशेषता भाई, ये अपने पास उदाहरण के लिए समझाया गया है। नेक्स्ट आता है लोहा और इस्पात उद्योग की बात करते हैं। लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में बात करें, कोई पूछे तो क्या समझाना है, क्या उत्तर देना है। लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, जैसे कि आगे के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले मशीन उपकरण। सीधी सी बात है, एक मशीन अगर आपको बनानी है आगे उत्पादन करने के लिए, सीधी सी बात बताता हूँ आपको, सिलाई वाली मशीन बता देता हूँ, उसके लिए कच्चा माल क्या है, लोहा है। तो ये उपलब्ध करवाता है ये लोहा और इस्पात। विशाल एकीकृत इस्पात उद्योग पारंपरिक रूप से कच्चे माल के स्रोतों पर, जैसे लोहा है, इसका कोयला है, मैंगनीज है, चूना पत्थर है, के लिए निकट स्थित है या स्थानों पर स्थित है जहां इन्हें आसानी से लाया जा सकता है। बंदरगाहों के पास की बात कर लेते हैं। यार कहने का मतलब सीधी सी बात है, अगर वहां में लोहा ही उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, जैसे मैं एक सीधी सी बात बता देता हूँ, एक बढ़िया एग्जाम्पल आपके यहाँ पे अपने पास जैसी मशीन का उदाहरण दे देता हूँ मैं, सीधी सी बात है, बाइक का उत्पादन करवा देते हैं या कार का, जो कार की फैक्ट्री है वो कहाँ पे, बंदरगाहों के आसपास होगी, क्योंकि जो लोहा आएगा वो समुद्र से होता हुआ आएगा, एरोप्लेन में उड़ के तो आ नहीं सकता भारी सामान, तो समुद्र के जरिए आएगा, तो बंदरगाहों के आसपास होते हैं। क्या है, मिनी स्टील मिलों का अपने पास निर्माण और संचालन कम खर्चीला होता है और इन्हें बाजारों के निकट स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इनमें स्क्रैप धातु प्रचुर मात्रा में होती है, जो कि मुख्य इनपुट का मतलब कच्चे माल से सम्मिलित होता है। तो लोहा इस्पात के बारे में ये आ जाती है। नेक्स्ट बात करें, यह है उद्योग उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उन्नत देशों में केंद्रित है। लोहा और अपने पास इस्पात की बात कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश उत्पादन उत्तरी अपलाचियन क्षेत्र, पिट्सबर्ग, ग्रेट लेक क्षेत्र, शिकागो, एरी, क्लीवलैंड, लोरेन, बफेलो और डुलुथ और अटलांटिक तट, स्पैरोज पॉइंट और मॉरिस में से आता है भाई। ये अपने पास क्या हो जाता है, ये क्षेत्र है जहाँ पे अपने पास लोहा इस्पात उद्योग पाया जाता है। यूरोप में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड और रूस प्रमुख इसके उत्पादक क्षेत्र आते हैं।
एशिया में महत्वपूर्ण केंद्रों में जापान में नागासाकी और टोक्यो, योकोहामा शामिल है। चीन में संघाई और टिएनजिन और वुहान, और भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, बनपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम और विशाखापट्टनम और भद्रावती शामिल है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपसे मैप में पूछे जा सकते हैं, वर्ल्ड मैप में पूछे जाएंगे। 100% है, इसमें दो राय नहीं है। तो ये सारे स्थान में आपको मैप में भी समझाऊंगा, अभी इस क्लास में नहीं, अलग से बनाऊंगा मैं। बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। लोहा और इस्पात तो पढ़ लिया आपने। अब सूती वस्त्र उद्योग में मतलब क्या होता है, जहां पे अपने पास खुद धागा बुनते हैं वो बाला। सूती वस्त्र उद्योग के 3 उप क्षेत्र है, अर्थात हथकरघा है, विद्युत करघा है और मिल क्षेत्र है। ये आते हैं भाई, तो बात कर लेते हैं आगे। क्या हथकरघा क्षेत्र श्रम प्रधान है भाई। श्रम प्रधान मतलब जिसमें लोग ज्यादा लगे होते हैं वो होते हैं। अर्ध कुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, जिसके लिए छोटे पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बात करें, पावरलूम क्षेत्रों में मशीनों का प्रयोग शुरू हो गया है और श्रम की आवश्यकता कम हो गई तथा उत्पादन की मात्रा बढ़ गई है। भाई छोटे कहने का मतलब है, छोटे छोटे क्षेत्रों पे मशीनें जब काम करना शुरू कर देती हैं तो उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन श्रमिकों की आवश्यकता कम हो जाती है। मिल क्षेत्र अत्यधिक पूंजी गहन है और थोक में बढ़िया कपड़े का उत्पादन करता है। भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मिस्र विश्व के आधे से अधिक कच्चे कपास का उत्पादन करते हैं। ब्रिटेन, उत्तर पश्चिमी यूरोपीय देश और जापान भी आयातित धागे से बने सूती वस्त्रों का उत्पादन करते हैं। तो बस ये भी आपके पास मैप में पूछे जा सकते हैं भाई। हाँ, नेक्स्ट आता है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, उच्च प्रौद्योगिकी का मतलब होता है बड़े उच्च स्तर पर की बात करें तो देखो इसकी विशेषता क्या, उच्च प्रौद्योगिकी या केवल हाईटेक। हाईटेक का मतलब होता है जहां पे बहुत ही मतलब तकनीकी से काम किया जाता है। विनिर्माण गतिविधियों के नवीनतम पीढ़ी है, ये सबसे नवीनतम, जिसमें कहते हैं कि रोबोटिक की काम करते हैं, रोबोटिक्स काम करते हैं, रोबोट काम करते हैं, वो होती है। इसे गहन अनुसंधान और विकास जैसे R&D प्रयासों के अनुप्रयोग के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जो उन्नत वैज्ञानिकी और इंजीनियरिंग चरित्र के उत्पादों के निर्माण की ओर ले जाता है। यानी कहने का मतलब विज्ञान से संबंधित है, इंजीनियरिंग से संबंधित है, सारे वहां पे जैसे अपने पास रॉकेट का निर्माण है, हवाई जहाज का निर्माण है, उपग्रहों का निर्माण है, वो इसमें आता है भाई। अत्यधिक कुशल श्वेतपोष यानी पेशेवर, श्वेतपोष का मतलब पेशेवर जो लोग होते हैं, कार्यबल का निर्माण करते हैं। रोबोटिक्स जैसे मैंने बता दिया, CAD का निर्माण और निरंतर अनुसंधान और विकास का काम, रासायनिक और फार्मा उत्पाद उच्च तकनीकी उद्योगों के उदाहरण हैं। ये बात इसमें शामिल होती है भाई। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में क्या शामिल होता है, तो इनको शामिल किया जाता है। व्यवस्थित कम ऊंचाई वाली आधुनिक फैली हुई ऑफिस, प्लांट, केब इमारतें हाईटेक औद्योगिक परिदृश्य की पहचान है। नियोजित बिजनेस पार्क इसके उदाहरण। कहने का मतलब है इसमें आपके पास ये कम ऊंचाई यानी एक बिल्डिंग होती है भाई, ऑफिस होता है, जैसे रिलायंस का ऑफिस है ना, तो वो वैसे ऑफिस बनाए जाते हैं, ऑफिस में बाद में वो काम किया जाता है। तो ये आपके उच्च प्रौद्योगिकी जो अवधारणा है उद्योग की, वो भी अब कंप्लीट हो जाती है। और जो आपका चैप्टर है अब वो भी अब कंप्लीट हो गया है और नोट्स बढ़िया शानदार मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। अब देखो बात करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में। देखो क्वेश्चंस मैं केवल चैप्टर में जो है वही करवा रहा हूँ। इसके अलावा जो मैंने नोट्स बनाए ना आप लोगों के लिए, शुरू से लेकर अंत तक जो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, यहाँ से शुरू होते हैं। तो आपके पास कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं बन सकता जो इनसे बाहर आ सकता है। तो मुझे अत्यधिक प्रश्न बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं अपने प्रश्नों के बारे में ना, प्रश्न अपन समझ लेते हैं और उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है भाई। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखो आपके टेक्स्ट के भी आ सकते हैं और जो मैंने पढ़ाए हैं उनमें से आ सकते हैं। 100% आ जाएंगे, ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है, तो वो बताते देखो। क्या है, सस्ते जल परिवहन ने हुगली के पास जूट मिल उद्योगों को सुविधाजनक बनाया, सीधी सी बात है, बढ़िया बात है, बिल्कुल हाँ। सस्ते जल परिवहन ने हुगली के पास, ये तो हो गया। चीनी सूती वस्त्र और वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। जल विद्युत और पेट्रोलियम का विकास उद्योग के लिए एक स्थानीय कार्य के रूप में कोयला ऊर्जा के महत्व को बहुत हद तक कम कर दिया, बिल्कुल सही बात है। कोयला से जो बिजली उत्पादन है वो कम हो गई है।
भारत के बंदरगाह शहरों में उद्योगों को आकर्षित किया, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो ये गलत है भाई, स्वच्छंद उद्योग नहीं है। चीनी व सूती वस्त्र उद्योग है, वो वनस्पति जो आते हैं वो स्वच्छंद उद्योग में शामिल नहीं होते हैं। निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक व्यक्तिगत रूप होते हैं? व्यक्तिगत कारक कौन से होते हैं? जिसमें व्यक्ति लोग काम करते हैं तो वो पूंजीवादी में आते हैं भाई। किस में आते हैं? पूंजीवादी में शामिल होते हैं। बात करें नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? सीधी सी बात है, देखो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बुनियादी उद्योग और स्वच्छंद उद्योग। जो बुनियादी उद्योग होता है ना, वो दूसरे के लिए आपके पास कच्चे माल उपलब्ध करवाता है। मैंने लोहा समझाया था, बुनियादी उद्योग में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल खाता है? तो इसमें आपके पास स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजलिस, पोत निर्माण उद्योग लुसाका, विमान निर्माण फ्लोरेंस, लोहा और इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। उस ये जो ऑप्शन द है ना, ये सही है। बाकी आप ये देख लेना, मैंने जो नोट्स में बताया वहां पे देख लेना। बात करते देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है? हाँ, निम्नलिखित के बारे में 30 शब्दों में एक संक्षिप्त नोट लिखे भाई। 30 शब्दों में लिखना है, यानी अपने पास लघुत्रात्मक है भाई। उच्च प्रौद्योगिकी के बारे में लिखना है, विनिर्माण के बारे में लिखना है और स्वच्छंद के बारे में लिखना है। ये आपकी टेक्स्ट के है, इसलिए टेक्स्ट बुक से है तो मैं यही बता रहा हूँ। देखो उच्च प्रौद्योगिकी वाले कौन से होते हैं भाई? उच्च प्रौद्योगिकी की बात करें तो क्या है? देखो उद्योग विनिर्माण गतिविधियों की नवीनतम पीढ़ी है, सीधी सी बात है, लास्ट में समझाता है। इसमें एक उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चरित्र से के उत्पादों के निर्माण के लिए गहन अनुसंधान और विकास प्रयासों के आवेदन शामिल है। यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित डिजाइन और विनिर्माण, धातु पिघालने और शोधन प्रक्रियाओं के इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण और नए रासायनिक और दवा उत्पादों का निरंतर विकास उच्च तकनीकी उद्योग के उदाहरण है। ये इसमें शामिल किया जाता है भाई, ये मैंने आपको समझाया है। बड़े पैमाने पे विशाल भवन संरचनाओं, कारखानों और भंडारण क्षेत्रों के बजाय साफ जगह, कम और आधुनिक और फैली हुई कार्यालय, संयंत्र, प्रयोगशाला की इमारतें उच्च तकनीकी प्रौद्योगिक परिदृश्य को चिन्हित करती है। ये अपने अंत में पढ़ा था भाई। विनिर्माण की बात करें तो विनिर्माण के बारे में 30 शब्दों में लिखना है, तो ज्यादा अपने पास इतनी बड़ा क्षेत्र लिखना नहीं है। विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय या दूर के बाजारों में कच्चे माल के उच्च मूल्य के तैयार माल से में परिवर्तन की शामिल है। ये मशीनरी के साथ या आदिम तरीकों से तैयार किया जाता है। विनिर्माण में हस्तशिल्प से लेकर लोहा, इस्पात, ढलाई तक का पूरा उत्पादन शामिल और प्लास्टिक के खिलौनों को तोड़कर, ध्यान से समझ लेना, खिलौनों को तोड़कर नाजुक कंप्यूटर घटकों या अंतरिक्ष वाहनों को इकट्ठा करना शामिल है। इन प्रक्रियाओं में से प्रत्येक में सामान्य विशेषताएं, शक्ति के अनुप्रयोग, सामान्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और मानक वस्तुओं के उत्पादन के लिए कारखाने में विशेष श्रम है। विनिर्माण आधुनिक शक्ति और मशीनरी के साथ किया जा सकता है या यह अभी भी बहुत आदिम हो सकता है, यानी पुराने जमाने से भी कर्ज किया जा सकता है, जैसे लोग हमारे दादे परदादे किए थे, और मशीनों से भी किया जा सकता है। यह विनिर्माण है। स्वच्छंद उद्योग की बात कर लेते हैं। स्वच्छंद उद्योग विभिन्न प्रकार के स्थानों में स्थित हो सकते हैं। वे किसी विशिष्ट कच्चे माल, वजन कम करने या अन्यथा पर निर्भर नहीं है। वे काफी हद तक घटक भागों पर निर्भर करते हैं जो कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं। वे कम मात्रा में उत्पादन करते हैं और एक छोटे श्रम बल को भी रोजगार देते हैं। ये आमतौर पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग नहीं है। उनके स्थान का महत्वपूर्ण कारक सड़क नेटवर्क द्वारा सुलभता है। ये अपने पास तीनों के बारे में लिख दिया भाई। अब देखो बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देने, यानी दीर्घ प्रश्न है अपने पास। प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियों के बीच अंतर, तो ये आपके पास प्रश्न क्या है? चैप्टर अपने पास इससे पहला जो चैप्टर पढ़ा था वो भी आ जाता है और जो दूसरा है वो भी आ जाता है। तो प्राथमिक और द्वितीय, देखो अर्थ के आधार पर देखें, दोनों में अर्थ के आधार पे देखें तो दोनों का अर्थ क्या है? प्राथमिक गतिविधियां वे गतिविधियां हैं जो सीधे पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि वे पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, निर्माण सामग्री और खनिजों का उत्पादन करते हैं। अब इसमें बात करें तो द्वितीय गतिविधियां वे गतिविधियां हैं जो कच्चे माल को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करके मूल्य जोड़ती है, उन्हें द्वितीय गतिविधियां शामिल होती है। तो ये अर्थ के आधार पर अंतर हो गया। संबंध बताए दोनों में, तो देखो प्राथमिक गतिविधियां द्वितीय गतिविधियां और उनके तैयार माल की मांग के कच्चे माल की आपूर्ति करती है, यानी ये जो गतिविधियां है ना, इसके माल की आपूर्ति करती है। द्वितीय गतिविधियां प्राथमिक गतिविधियों के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में मांगती है और उन्हें उपभोक्ताओं के रूप में अपना तैयार माल बेचती है। सीधी सी बात है, ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो वातावरण की परिस्थितियों की बात करें तो प्राथमिक परिस्थितियों में जलवायु परिस्थितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीधी सी बात है। कृषि की बात करते हैं, वातावरण अच्छा है, बारिश अच्छी हुई तो कृषि अच्छी होगी। जलवायु संबंधी स्थितियां द्वितीय गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है।
ये संबंध अपने पास वातावरण की हो गया। जीवन स्तर की बात करते हैं दोनों में। प्राथमिक गतिविधियों में से लोगों का जीवन स्तर सामान्य रूप से कम होता है और गतिविधियों का जीवन स्तर सामान्य रूप से ऊंचा होता है। बिल्कुल सीधी बात है। उदाहरण देख लो, शिकार, सभा, देहाती गतिविधियां, मछली पकड़ना, वानिकी, कृषि, खनन और उत्खनन, ये सारे इसमें आते हैं। विनिर्माण होता है, प्रसंस्करण होता है, निर्माण उद्योग होते हैं, वो सारे अपने इसमें द्वितीय गतिविधियों में आते हैं। ये आपके पास प्राथमिक और द्वितीय गतिविधियां प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं नेक्स्ट, आधुनिक औद्योगिक गतिविधियों के प्रमुख रुझानों पर विशेष रूप से दुनिया के विकसित देशों के उद्योगों के संदर्भ में चर्चा करें। चर्चा ही कर रहे हैं, बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में बात करें, देखो आधुनिक औद्योगिक गतिविधियों के विकसित देशों के उद्योगों में प्रमुख रुझान इस प्रकार से हैं। चर्चा कर लेते हैं सारी। प्रतिक्रिया और बंद लूप कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली वाली स्वचालित फैक्ट्रियां, जहां मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है, पूरी दुनिया में फैली हुई है। सोचने के लिए एआई की बात कर लेते हैं। अनुसंधान और विकास रणनीति के माध्यम से तकनीकी नवाचार गुणवत्ता नियंत्रण के लिए आधुनिक विनिर्माण अपशिष्ट और अक्षमता को नष्ट करने और प्रदूषण का मुकाबला करने का एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। नेक्स्ट बात करें, आधुनिक विनिर्माण एक जटिल मशीन प्रौद्योगिकी द्वारा समझा जा सकता है। अत्यधिक प्रयास और कम लागत के साथ अधिक उत्पादन या अत्यधिक उत्पादन की बात है के लिए श्रम का विशिष्टीकरण और विभाजन, विशाल पूंजी और बड़े संगठन में कार्यकारी नौकरशाही आती है। माल के उत्पादन के बड़े पैमाने को प्राप्त करने के लिए उत्पादन की कुशल विशेषज्ञता होती है। एक आधुनिक उद्योग में काम को छोटे कार्यों में विभाजित किया गया है। ये कार्य तब व्यक्तिगत श्रमिकों को सौंपे जाते हैं जो बार बार इन पर काम करते हैं। इस तरह कार्यकर्ता उस विशेष कार्य में विशेषज्ञता का निर्माण करता है। कम प्रयास के साथ अधिक समान उत्पादों के उत्पादन में कार्य विभाजन भी प्रभावी होता है। यह आ जाता है इसमें बात करें, स्पष्ट करें कि कई देशों में उच्च तकनीकी वाले उद्योग प्रमुख महानगरीय केंद्रों के परिधीय क्षेत्रों में, है ना, परिधीय क्षेत्रों में ही, ये भाई यहाँ पे ना, चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, ये प्रश्न है। देखो, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग विनिर्माण गतिविधियों की नवीनतम पीढ़ी है, बिल्कुल सीधी बात है। इसमें गहन अनुसंधान होता है, विकास प्रयासों के अनुप्रयोग शामिल है, जो एक उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चरित्र के उत्पादों के निर्माण के लिए अग्रणी है। यंत्र मानव मतलब रोबोट, कंप्यूटर आधारित डिजाइन और विनिर्माण, बाद धातु पिघलाने और शोधन प्रक्रियाओं के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, नए रासायनिक और दवा उत्पादों का निरंतर विकास उच्च तकनीकी उद्योग के उदाहरण है। कई देशों में उच्च तकनीकी वाले उद्योग प्रमुख महानगरीय केंद्रों के परिधीय क्षेत्रों में ही विकसित हो रहे हैं। इसके कारण है भाई, ये रहे कारण बताएं। यद्यपि उच्च तकनीकी वाले पौधों के लिए उद्योग है भाई, है ना, पौधों लिख दिया, बताओ क्या बात है। उद्योगों के लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इनके लिए सफेद पोश श्रमिकों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर महानगर में आसानी से उपलब्ध होती हैं। सफेद पोश जो पेशेवर होते हैं, योग्य होते हैं। सभी नागरिक सुविधाएं, परिवहन, आईसीटी सुविधाएं और शैक्षणिक संस्थान श्रमिक के साथ साथ उत्पादन के लिए शहर के स्थान के पास उपलब्ध होते हैं, ये भी बात है। ये R&D शहर निर्माण कंपनियां हैं और हाल ही में तस्वीर में आ रही है। इस प्रकार के मुख्य शहर में भूमि का अधिग्रहण करने में सक्षम नहीं है, लेकिन महानगरीय केंद्रों के परिधीय क्षेत्रों में काम करना पड़ता है। यह आ जाता है इसका उत्तर। नेक्स्ट, नहीं भी इसमें और भी भाई, किसी उद्योग के उचित संचालन के लिए बिजली की आपूर्ति एक महत्वपूर्ण इनपुट है। शहरी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बहुत बेहतर है, ये भी कारण है। शीघ्र और कुशल परिवहन और संचार सुविधाएं परिवहन और प्रबंधन की लागत को कम करती है, इसलिए अच्छे परिवहन और संचार सुविधाएं वाले क्षेत्रों में उद्योग आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोप है, पूर्वी उत्तरी अमेरिका में बड़ी संख्या में उद्योग है। महानगरीय क्षेत्रों में केंद्रीय क्षेत्रों के बाहर माल के लिए कर लाभ और प्रवेश कानून बेहतर है। यह परिधीय क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए बेहतर व्यापारिक समझ रखता है। इस तरह के उद्योग में बड़ी संख्या में लोगों के साथ महानगरीय क्षेत्रों की भीड़ को परिधीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करके बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। ये कारण आ जाते हैं। और मेरे हिसाब से अच्छा एक प्रश्न और है क्या, देखते हैं आगे और भी है क्या। हाँ भाई, बस ये लास्ट प्रश्न है, ये और पढ़ लेते हैं, इसके बाद में बात करते हैं अपनी आगे की। अफ्रीका में अपार प्राकृतिक संसाधन है, बिल्कुल सीधी बात है भाई।
और फिर भी यह औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा महाद्वीप है, स्पष्ट करें, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। ये अफ्रीका महाद्वीप में मैप से संबंधित भी पूछा जाएगा, यानी वर्ल्ड मैप में पूछा जाएगा आपसे, 100% है, कोई दो राय नहीं है। अफ्रीका में, हाँ ये बता दें, अफ्रीका महाद्वीप में अपार प्राकृतिक संसाधन है, बहुत संसाधन है भाई। महाद्वीप कई उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के साथ धन्य है, बिल्कुल सही बात है। महाद्वीप के पठारी क्षेत्रों में कई खनिज अयस्कों जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, लोहा, अयस्क, कोयला, यूरेनियम, तांबा, बॉक्साइट, सोना, हीरा, कोबाल्ट आदि पाए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया की संभावित जल ऊर्जा का 40% अफ्रीका में मौजूद है। सीधी सी बात है। संसाधन संपन्न होने के बावजूद अफ्रीका महाद्वीप निम्न कारणों के से आर्थिक और औद्योगिक रूप से अति पिछड़ा है। इसके मुख्य कारण है भाई अफ्रीका महाद्वीप, मैंने आपको मैप में समझाया हुआ है, आगे समझाने वाला हूं। प्राकृतिक घटनाएं क्या है, देखो महाद्वीप का उत्तरी आधा हिस्सा मुख्यतः, सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो है ना, रेगिस्तान है बिल्कुल, उसका जो महाद्वीप है ना, मैं आपको मैप में दिखाऊंगा ना, मैप में दिखाने के बाद समझ में आएगा। जबकि इसके मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में सवाना मैदान और बहुत घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन शामिल है। अधोसंरचना भी है ना, अधोसंरचना, निवेश और रख रखाव बहुत महंगा हो सकता है, विशेष रूप से अफ्रीका में ग्रामीण और कम आबादी वाले देशों में। इसके बाद उपनिवेशवाद की बात करें, उपनिवेशवाद क्या, यूरोपीय और औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य कम लागत पर अफ्रीकी महाद्वीप में प्राकृतिक धन का दोहन करना था। उपनिवेशवाद के प्रभाव मनोवैज्ञानिक है और एक विदेशी शक्ति द्वारा वर्चस्व में स्नेहहीनता और पराधीनता की एक स्थायी भावना पैदा की है, जो विकास और नवाचार में बाधा डालती है। इसका मैं बता देता हूँ भाई, यानी उपनिवेशवाद क्या होता है भाई, एक ये मान के चलो कोई गरीब देश है और उस पर अपना पास अमीर देश क्या पैसे देगा, और वहाँ पे मान के चलो उसकी धरातल में सोना है, तो उसको निकालने के लिए फिर वो अपना कब्जा वहाँ पे करेगा, तो वो होता है उपनिवेशवाद। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, कुशल मानव संसाधन नहीं है। देखो शिक्षित और कुशल मानव संसाधन आर्थिक विकास और मानव विकास में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में कौशल और संस्थागत विकास के खराब स्तर के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान हुआ है, सबसे बड़ी बात है। आदिवासी विभाजित समाज अभी बिल्कुल, वहाँ पे आदिवासी है, आज भी जनजाति है, वहाँ पे ऐसी हालत है कि खाने को नहीं मिलता लोगों को। लोग है ना, हमारे तो यहाँ पे वो कहते हैं ना छप्पनिया काल, वहाँ पे आज भी वो छप्पनिया काल ही पड़ रहा है। परंपरागत रूप से अफ्रीका समाज और यहाँ तक कि राज्यों में वंशावली, गोत्र, जनजाति और अंततः जातीय, सांस्कृतिक और भाषा विशेषताओं वाले समूह का एक समूह के आधार पर एक विस्तृत प्रणाली के माध्यम से कार्य किया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक हेरफेर और मौलिक सामाजिक वास्तविकता को कम करके आंकने की गुंजाइश है। एकता का अभाव संदेह, विश्वास की कमी और अंततः भ्रष्टाचार पैदा करता है। जलवायु की स्थिति भी बहुत खराब है। वर्ष की वर्षा के साथ साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु, अत्यधिक गर्म मौसम और उच्च आर्द्रता की स्थिति विनिर्माण उद्योगों के महाद्वीप में स्थापित होने के लिए प्रतिकूल है। ये सारे कारण होते हैं अफ्रीका के लिए बहुत, यानी वहाँ पे संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुख्य कारण हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है अब कंप्लीट हो गया है, जिसमें अपने जो क्वेश्चंस हैं वो तो कर ही लिए हैं। इसके अलावा बात करें अपने पास नेक्स्ट, तो रही बात इसमें जो अपने पास मैंने मैप बताया था, जो मैंने बताए हैं, तो इसके बाद जो क्लास मिलने वाली है वो मैप की मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि मैप में अलग से समझाऊंगा। ऐसे यहाँ पे क्लास वैसे काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो मैप की क्लास में मैं इस क्लास से आने वाले जो महत्वपूर्ण स्थान है उनको लेकर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।